क्रिएटिविटी तो डालनी पड़ेगी। बीच में जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप का शील्ड क्रिएट करता है। आउ बाउ पवली हुन ने मिलकर मतलब एक मीटिंग बुलाई, सभी इलेक्ट्रॉन्स को बुलाया, सब लोग चलो बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अभी देखो आज से हमने एक ये रूल बनाया है, राइट। ये 3 रूल्स है, किसी भी इलेक्ट्रॉन ने अगर ये रूल तोड़ा तो सालों मार मार के आपकी टांगे तोड़ देंगे ऐसा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग आज के सेशन में भी हम पढ़ने जा रहे हैं आउफ बाउ प्रिंसिपल। तो बच्चा लोग ये जो आउफ बाउ पाउली एंड हुंड, ये जो 3 जो प्रिंसिपल है, एक्चुअली हम थोड़ा इसको देखें तो एक्चुअली वो क्या है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है, राइट। कुछ बच्चे इसे आउफ बाउ फिर भूल जाते हैं रूटीन में। तो हम जनरली केमिस्ट्री में रूल हमने ज्यादा पढ़ा होता है। तो आउफ बाउ रूल, पाउली का ये रूल है, हुंड का ये रूल है, मतलब कि यार ये कोई रूल नहीं है। ये आउफ बाउ पाउली हुंड जो भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो एटम्स डिफरेंट टाइप्स के, हाइड्रोजन से लेकर सभी एटम्स, जो भी एटम्स है उनको बारीकी से देखा, मतलब माइक्रोस्कोप से उनको देखा, 1 बाय 1 सभी एटम को एनालाइज किया। फिर उनको पता चला कि इस एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, फिर ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं, वो पूरे पैटर्न देखा उन्होंने, राइट। डायरेक्टली उन्होंने कोई रूल नहीं बनाया। आउ बाउ पवली हुन ने मिलकर मतलब एक मीटिंग बुलाई, सभी इलेक्ट्रॉन्स को बुलाया, सब लोग चलो बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अभी देखो आज से हमने एक ये रूल बनाया है, राइट। ये 3 रूल्स है, किसी भी इलेक्ट्रॉन ने अगर ये रूल तोड़ा तो सालों मार मार के आपकी टांगे तोड़ देंगे। ऐसा मीटिंग नहीं किया था, राइट। और सभी इलेक्ट्रॉन ने भी ऐसा मिलकर ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जो 3 है इन्होंने हमने चुनाव में इनको सिलेक्ट किया है, अभी ये लोग जो बोलेंगे वैसे हम करेंगे। नहीं बच्चा लोग, ये तो एक भगवान का पूरा बनाया हुआ एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट है। सिर्फ इन 3 साइंटिस्टों ने बहुत ही डिटेल में उनको सिर्फ एनालाइज किया कि भाई कार्बन के बाद अगर नाइट्रोजन आता है तो यार कार्बन के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो 7th इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है वो कहां पर जाता है। फिर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का जो लास्ट 8th वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाता है। उसी तरह से 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स जो भी है उनका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं वो पूरा पैटर्न देखा कि भाई पहले इस ऑर्बिट में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे सीक्वेंस में उन्होंने देखा। तब उनको पता चला कि अच्छा ये कोई एक पैटर्न है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, सभी एटम में, राइट। तो उसमें सबसे पहले जो बेस स्टार्ट किया था वो था आउफ बाउ। अभी आउफ बाउ का बच्चा लोग मतलब क्या है, आउफ बाउ मीन्स बिल्डिंग अप, किसी भी चीज को बिल्ड करना है, राइट। तो किसी डिफरेंट कंट्री के, एग्जैक्टली मैं कंट्री भूल गया, लेकिन कोई एक जगह पर शायद ग्रीक होगा या कोई भी और कंट्री, वहां पर आउफ बाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, राइट। तो ये आउफ बाउ मतलब बिल्डिंग अप ऐसा होता है। तो देखिए आउफ बाउ का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले इट स्टेट्स दैट इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, पहले हम पढ़ लेते फिर इसका मीनिंग समझाता हूं, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के जो सेंटेंस है ना बच्चा लोग, ये जो प्रिंसिपल रहते हैं, जो रूल्स रहते हैं, वो आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-20% आप अपने लैंग्वेज में लिखे तो चलेगा, लेकिन ये तो रूल या प्रिंसिपल है, तो ऑब्वियसली इसको वर्ड टू वर्ड आपको कॉपी करना है, मतलब एग्जाम में लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है पहले। It states that in the ground state of atoms, अच्छा, the orbitals are filled in order of their increasing energy। क्या बताया, जो orbitals है orbitals are filled, कैसे फिलअप होता है, in order to increasing energy। मतलब कि सबसे पहले देखो सिंपल वर्ड्स में समझाए तो ऐसा लिखा है, इलेक्ट्रॉन of an atom first enters into the empty orbital of lowest energy। मतलब ये जो 2 सेंटेंस है उसका निचोड़ मिलाकर हम कहा जाए तो ये कंक्लूजन ऐसे निकलता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज न्यूक्लियस से जो क्लोज, मतलब कि जो इनर ऑर्बिट्स रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप होते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तो धीरे धीरे होता है। अभी यहां पर 2 वर्ड्स है, देखिए इंक्रीजिंग एनर्जी लिखा है, फिर यहां पर लिखा है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। इसको पहले एक एग्जांपल से समझते, राइट। क्रिएटिविटी तो डालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से वापस इस सेंटेंस पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहां पर आपको एक क्लासरूम का एक पिक्चर दिखाया हुआ, ये मेरे क्लासरूम का एक फोटो है, समझ लीजिए। अभी देखिए हम 2 वर्ड्स बच्चा लोग अभी इस कंसेप्ट में समझेंगे। एक वर्ड है एनर्जी एंड दूसरा वर्ड है अट्रैक्शन। कैसे समझना है वो देखिए। एज ए एग्जांपल मैं यहां पर एक रेड कलर से कोई एक मार्क बना रहा हूं, इस तरह से यहां पर आगे, मतलब कि समझ लीजिए कि यहां पर आगे एज ए टीचर मैं खड़ा हूं, और मैं मतलब न्यूक्लियस यहां पर है।
अभी ये देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर रो जो बेंच है पूरे सभी, इस बेंच को मैं इस तरह से नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से सभी बेंच को मैंने नंबर दिए हुए। तो इसको एटम के साथ हम कंपेयर करते हैं। देखिए कैसे कि ये मैं मतलब न्यूक्लियस हूं, यहां से n इज इक्वल टू 1 में समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, या n इज इक्वल टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, वो टीचर से काफी नजदीक है वो बच्चे, राइट। तो पहले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू समझते, उसके बाद उसी तरह से एटम में कैसे होता है वो समझते। देखिए अगर कोई बच्चा यहां पर फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी। यहां पर टीचर का फोकस, टीचर का जो भी ऑब्जर्वेशन है यहां पर इन बच्चों पर, जो स्टार्टिंग के रो में जो बच्चे यहां पर बैठे हुए वहां पर टीचर का फोकस ज्यादा रहता है। मतलब कि अगर कोई एग्जामिनेशन चल रहा है, कोई सुपरवाइजर क्लास में, तो अगर ये फर्स्ट सेकंड बेंच पर बैठे हुए बच्चे वो कभी भी वहां पर चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। छोटा मोटा कुछ चीट निकाल लिया, ऊपर नीचे देख लिया, आगे पीछे पूछ लिया, वो ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, राइट। उसी तरह से देखिए जैसे जैसे सब पीछे 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 समझ लिया, यहां पर लास्ट में 8 9 10 नंबर का कोई बेंच है, कोई टीचर अगर यहां पर खड़ा है तो ऑब्वियसली जो लास्ट बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है, तो इस टीचर से और लास्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चे का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कि जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से, तो ऑब्वियसली मतलब कि टीचर से, तो अट्रैक्शन कहा जाए या फोकस कहा जाए या वॉच, जो भी हम वर्ड यूज करेंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम होता जाएगा, कम कम कम। तो लास्ट बेंच पर जो बच्चा, जो बंदा यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर लास्ट बेंच पर, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसको कुछ भी करना है, थोड़ी बहुत मस्ती करनी है, समझ लिए पूरा क्लास भरा हुआ है, लास्ट बेंच पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो शायद बुक आज लेकर आया है या नहीं आया है, उसके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, मैंने कुछ होमवर्क दिया था उसने किया है, वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, अरे सो भी गया होगा तो शायद कुछ कुछ जगह पर टीचर को इतना जल्दी पता नहीं चलता है। क्योंकि भाई न्यूक्लियस से जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता है, तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि बीच वाले जो ये जो एटम्स रहते हैं, मतलब कि सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स, और कहा जाए तो स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो बीच वाले जो स्टूडेंट्स है वो क्या डेवलप करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट का टॉपिक है, उनमें बच्चा लोग आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो ये जो कोई एक एटम है, सॉरी यहां पर कोई एक न्यूक्लियस है, मतलब टीचर खड़ा है और यहां पर जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर लास्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चों को अच्छी तरह से नहीं देख पाता है और उसका थोड़ा सा फेस दिखाई देता है। जैसे टीचर ये फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चे को परफेक्टली देख सकता है, बट बीच में जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप का शील्ड क्रिएट करता है, इसे ही कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो बीच वाले बच्चे हैं वो इस न्यूक्लियस का, मतलब कि टीचर का अट्रैक्शन वहां पर, फोकस, वॉच वहां पर लास्ट बेंच तक नहीं जाने देते, वो एक टाइप का हडल्स क्रिएट करते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, यस भाई समझ में आ रहा है। तो बच्चा लोग मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो फर्स्ट बेंच पर जो बच्चा बैठा हुआ है उस पर फोकस वॉच ज्यादा है, मतलब कि कहा जाए तो न्यूक्लियस का n इज इक्वल टू 1 में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है एनर्जी घटती है भाई, एनर्जी कम होती है। बट जैसे 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 हम दूर 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 गए तो अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो अभी ये जो पूरा एग्जाम्पल से उससे मैंने आपको क्या समझाया कि जो n इज इक्वल टू 1 2, मतलब कि जो ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से काफी क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम रहती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहती है क्योंकि अट्रैक्शन कम रहता है। तो यहां पर जो हमारे आउफबाउ है, मतलब कि जो आउफबाउ का प्रिंसिपल है, उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एंटर इनटू द एम्प्टी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब कि समझ लीजिए कि यहां n इज इक्वल टू 1 पूरा खाली पड़ा है, तो ऑब्वियसली समझ लीजिए पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है, कोई एक बच्चा आ रहा है और उसे कुछ भी मुझसे पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो बच्चा आया है, तो आकर कहां पर बैठेगा, यहां पर, वो लास्ट बेंच पर जाकर नहीं बैठेगा, पूरा क्लास खाली पड़ा है। अगर गलती से भी वो वहां पर बैठ गया तो मैं जाकर, जैसा ही मैंने क्लास में देखा, समझिए 2 के 3 या 4 बच्चे आए हुए, एक यहां पर बैठा है, एक यहां पर बैठा है, एक यहां पर बैठा है, कोई एक यहां पर बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, चलिए बच्चा लोग आप ऐसे अलग अलग क्यों बैठे, चलो सब लोग आगे आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ, क्योंकि भाई हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए, आप 1 2 3 4 5 है, तो आप पीछे 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 मुझे अलग अलग जगह पर क्यों बैठे हो, चलो भाई नजदीक आ जाओ। तो मैं कौन हूं, न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज क्या करता है, क्लोज रखने की कोशिश करता है। मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस साइड से देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्लोज लाने की कोशिश करता है। और इलेक्ट्रॉन साइड से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के साइड से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कहां पर एंटर होता है, लोएस्ट एनर्जी में। जैसे जैसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स फिलअप होते जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे पीछे 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 पीछे, समझिए कि ये यहां पर n इज इक्वल टू 4 तक कंप्लीटली फिलअप हो गया। तो अभी कोई भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1 में नहीं बैठेगा भाई, क्योंकि 1 इज, हाँ ये लोअर एनर्जी है लेकिन इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी वो भर चुके हैं, तो फिफ्थ रो से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है यहां पर, इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर से भरने शुरू होते हैं, मतलब कि फर्स्ट एंटर इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, राइट। तो इस एग्जांपल से आप पूरा ये दो सेंटेंस परफेक्टली समझ गए, राइट। तो अब जब भी बच्चे लोग आपके क्लासरूम में या स्कूल में कोचिंग में जहां पर भी जाए तो ऑलवेज आपको ये कंसेप्ट उसके साथ मैंने कनेक्ट करके आपको दिखा दिया, तो ऑलवेज आप इसको कनेक्ट कर पाए। एग्जाम में भी जब भी आप बैठे हो कंफ्यूज हो जाओ तो अब सोच लेना कि यार मैं लास्ट बेंच पर बैठा हूं तो मेरी एनर्जी ज्यादा है या फर्स्ट बेंच पर बच्चा बैठा उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा कि लास्ट बेंच पर जो बच्चा, मतलब कि मैं बैठा हूं, राइट, उसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि अट्रैक्शन यहां पर कम है। तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे 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 न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन घटता है भाई, राइट। चलिए इसके बाद आगे क्या बताया, मतलब इसका जस्ट इलेबरेट करके बताया हुआ यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप, राइट। जनरल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पहले लोअर में ट्राई करते हैं, अगर लोअर ऑलरेडी भरा हुआ है देन हायर में ट्राई करते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा आपको समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। समझ लीजिए कि मैं कहीं पर जाने के लिए ऑनलाइन ट्रेन का बुकिंग, राइट, ट्रेन में मुझे जाना है तो मैं बुकिंग देख रहा हूं, तो जनरली मैं क्या पहले कोशिश करता हूं, जनरली सभी जो हमें मतलब कि जो ऑर्डिनरी फैमिली से, राइट, तो जनरली हम एवरेज फैमिली वाले जनरली पहले क्या ट्राई करते हैं कि भाई चलिए पहले स्लीपर देख लेते हैं कि भाई स्लीपर में अवेलेबल है या नहीं। फिर हमने देखा भाई स्लीपर में तो बहुत ज्यादा वेटिंग है, इसमें चांस लगने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट थोड़ा बजट है तो हम क्या ट्राई करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर 3 टायर एसी ट्राई करेंगे। लगता है 3 टायर भी कंप्लीटली भर चुका है, देन हम ट्राई करेंगे 2 टायर एसी, वो भी कंप्लीटली भर चुका है और इमरजेंसी है, देन फाइनली हम मतलब 1 टायर या फर्स्ट क्लास जैसा जो भी कोई भी, मतलब अगर कोई ऐसा कोई कंपार्टमेंट अवेलेबल है वहां पर तो वो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, या फिर किसी और ट्रेन से ट्राई करते हैं कि चले कोई दूसरी और ट्रेन में, वहां से भी हम 2 टायर एसी से स्टार्ट नहीं करते, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, आम आदमी हम स्टार्ट करते हैं स्लीपर से, राइट। भाई स्लीपर में चलिए जगह है कि नहीं जगह है, चलिए उसमें जगह नहीं है, देन 3 टायर देन 2 टायर, तो पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, लोअर से। अगर वो भरा हुआ है देन उससे ज्यादा, अगर वो भी भरा हुआ है देन हम आगे वाले ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो ये सही कहा कि नहीं कहा। Therefore, it is necessary to know the order of energy level for the different orbitals। मतलब कि आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, जो बंदा ऑनलाइन बुक कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि भाई स्लीपर के प्राइस क्या रहते हैं, 3 टायर एसी के क्या प्राइस रहते हैं, 2 टायर के क्या प्राइस रहते हैं, राइट। किसको पता नहीं है 3 टायर 2 टायर स्लीपर का क्या प्राइसिंग रहता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे पहले लोअर कहां से स्टार्ट करना है, ओके। तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई सभी एटम्स को, हाइड्रोजन को नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसी तरह से सभी एटम्स को वन बाय वन ये जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने, सभी लोगों ने टेस्ट किया, मतलब कि देखा जाए तो उनको सबको चेक किया और भी कहे तो एनालिसिस किया उनका कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है इसके अंदर। शायद आप सब लोगों को पता भी होगा अभी तो, बट ये हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये जो सारे इस चैप्टर की जो बातें चल रही है वो कुछ हद तक हिस्ट्री जैसा ही लगता है कि उस वक्त उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने ये कहा था, शायद वो अभी के दौर में करेक्ट भी हो या ऐसा भी हो सकता है कि उस कंसेप्ट को मॉडिफाई कर करके उसके कुछ लिमिटेशंस को करेक्ट करके अभी नया कंसेप्ट भी कुछ आ चुका हो। उसी तरह से उस वक्त साइंटिस्ट को जितनी समझ थी उतना उन्होंने बताया, सभी एटम्स को एनालाइज किया और उनको कुछ पैटर्न समझ में आया। अच्छा, सभी एटम में भगवान ने कुछ इसी तरह से कोई एक ही पैटर्न से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का
अरेंजमेंट किया है। एक्सेप्शन कुछ कुछ जगह पर होते हैं, वो अलग से देखते हैं, लेकिन जनरल पैटर्न कुछ हुआ और उस जनरल पैटर्न को आउफबाउ ने इस फॉर्मेट में ढाल दिया, राइट। मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि इस अरेंजमेंट के बेस, समझ लीजिएगा मैं एक टीचर हूं या आप कोई स्टूडेंट है, तो हम हर बार सभी एटम को एनालाइज करेंगे, ऐसा हम प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते ना कि हर बार हर जगह पर कहीं भी दुनिया में कोई भी टीचर है, कोई भी बच्चा है, उसको अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखना है, मतलब कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हुए हैं, तो हर बार यार इतना पूरा डिटेल इंडिविजुअल स्टडी तो नहीं हो सकता। तो आउफबाउ ने परफेक्टली एक सिस्टम बना दिया ऐसा कि यार ये जो मैंने एक पैटर्न बनाया है, सिर्फ उस पैटर्न को फॉलो करो, आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख पाओगे। तो बढ़िया सी चीज बना दी, और ये चीज उन्होंने किसी सपने में कुछ नहीं देखा है, बहुत सारा पेपर वर्क किया होगा, ये लिखा, कितने टाइम दिया होगा, मुझे लगता है कि यार कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल इन सारी चीजों के पीछे उन्होंने दिए होंगे। उन सारी चीजों का कंक्लूजन पार्ट, क्रीम पार्ट डायरेक्टली इस फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। देखिए ये फॉर्मेट क्या है, इन्होंने ऐसा लिखा है, पहले ये जो फर्स्ट रो रहती है यहां पर, फर्स्ट कॉलम, सॉरी, तो फर्स्ट कॉलम में आपको सिर्फ s ऑर्बिटल के बारे में, मतलब 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ऐसे, तो s फिर हमको पता है कि ऑलवेज जो p ऑर्बिटल है वो 2 से स्टार्ट होती है, राइट। तो यहां से 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर d ऑर्बिटल ऑलवेज 3 से स्टार्ट होती है, तो भाई 3d 4d 5d 6d। f ऑर्बिटल 4 से स्टार्ट होती है, तो 4f 5f, इनको ऐसा लिखा। फिर देखिए एरो का पैटर्न देखिए, आप देखिए सांप सीढ़ी जैसा कुछ खेलते हैं ना, उस तरह से यहां से आपने स्टार्ट किया, फिर यहां से आपको फिर से टेल तरफ जाना है, फिर यहां से आप नीचे आए, फिर से हर बार आपको टेल तरफ जाना है। मतलब ये ऐसे ऐसे आपको हर बार अरेंजमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज नहीं होते 1s 2s 3s 4s 5 ये पूरा फिलअप हो गया, फिर ये नहीं। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखो, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स जाते, 1s कंप्लीटली फिलअप हो चुका, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, देन उसके बाद 4s। 3d नहीं आता है, देखिए एक्चुअली में तो ऐसा होना चाहिए, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ऐसा होना चाहिए 1s, उसके बाद आता है 2s एंड 2p, राइट। ये तो हमें क्वांटम नंबर से पता है कि भाई जो n इज इक्वल टू 1 है उसमें सिर्फ s अवेलेबल है, n इज इक्वल टू 2 के लिए l की, मतलब कि जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी दो वैल्यू है 0 एंड 1, मतलब s एंड p, तो 1 में सिर्फ एक, 2 में जैसे मेरी पैटर्न से आपको बताए, तो मैंने आपको ये याद रखवाया था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ एक डिवीजन है, सेकंड स्टैंडर्ड में 2 डिवीजन, थर्ड स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन। तो थर्ड स्टैंडर्ड में डिवीजन तो इतने हैं भाई, 3s 3p 3d, उसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड में 4s 4p 4d, वैसे वैसे, राइट। तो एक्चुअली हमें और उस वक्त उन सभी साइंटिस्ट को ऐसा लगता था बच्चा लोग कि अरेंजमेंट कैसे होता होगा। देखिए पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p फिलअप होगा, उसके बाद 3s 3p, तब तक परफेक्टली चल रहा था, सीक्वेंस में चल रहा था। लेकिन फिर उनके बाद उन्होंने एलिमेंट्स को चेक किया, तो ये 3s 3p तक तो ठीक रहा, फिर डायरेक्टली 3d को जंप करके इलेक्ट्रॉन्स एंटर, मतलब कि फिलअप होने शुरू हुए डायरेक्टली 4s में, बीच में 3d को छोड़ दिया। तो साइंटिस्ट को लगा कि यार ये एक ही एलिमेंट में ऐसा होगा, तो नेक्स्ट सभी एलिमेंट्स को उन्होंने चेक किया, तभी उनको पता चला कि यार सभी एलिमेंट्स में ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होते हैं। तो उसी तरह से देर 4s, उसके बाद 4p, तो देखिए 4s फिर 3d फिर 4p, 4p के बाद 4d नहीं आता है भाई। एक्चुअली तो जो हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड है वहां पर 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन मतलब 4s 4p 4d एंड 4f। तो 4s अगर फिलअप हो चुका है, पूरा भर चुका है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 4p में जाने चाहिए। अच्छा 4p भी अगर भर चुका है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाने चाहिए, नहीं हुआ भाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाने चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं रहा। सीक्वेंस क्या हो गया, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता कहां पर है, 3d। चलो 3d छूट गया था, उसको कवर कर लेते, लेकिन 3d के बाद
4p, ये 4p के बाद 4d नहीं आया, क्या आ गया? 5s आ गया। 5s के बाद 4d, 4d के बाद 4f नहीं आया, फिर बीच में 5p आ गया, फिर 6s आ गया, एंड 4f तो बहुत पीछे छूट गया। मतलब कि भगवान ने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाया हुआ। हाँ, ऐसा क्यों होता है वो धीरे धीरे हम समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है, उस वक्त उन साइंटिस्ट के लिए भी क्वेश्चन था कि यार ये क्या पैटर्न है भगवान की, उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। पैटर्न को, इसका मतलब कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उसे समझना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उन्होंने समझ के रखा हुआ है, मैं तो सिर्फ उनका मैसेज आप तक डिलीवर करके आपको समझा दूंगा, राइट। तो देखिए अभी उन्होंने पैटर्न क्या नोटिस किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि एक पूरा ऑर्डर जो मैंने बताया, राइट, ये जो पूरा ऑर्डर, अब ये ऑर्डर किसके बेस बना हुआ है? मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए, द arrangement of electrons in the orbitals of atom can be given by n plus l rule। क्या रूल है? n plus l rule। अभी आप सोचेंगे ये n plus l rule क्या है, तो बच्चा लोग देखिए एक का मैं यहां पर करके दिखाता हूं, फिर थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। n plus l rule का मतलब है, समझ लीजिए कि मैं 2p के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। तो 2p में n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? 2, एंड p के लिए L का वैल्यू रहता है 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यस ऑब्वियसली 3 है। देन मैं 3s के बारे में अगर चेक करता हूं तो 3s में n इज इक्वल टू 3, s के लिए L का वैल्यू 0 रहता है, तो इसका भी समेशन 3 हुआ। तो यार ये जो n प्लस l रूल है ना, वो सभी आपके जो भी ऑर्बिटल्स है उनके लिए आपको n का वैल्यू, l का वैल्यू, उसका समेशन करना है। एंड मैथमेटिकली जो वैल्यू कम रहती है वो अंदर रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें एंटर होगी, उसकी एनर्जी कम होती है। एंड जिनके लिए n प्लस l का वैल्यू ज्यादा है, रेडी, नंबर्स बड़ा आ रहा है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर नहीं होगा, वो बाहर की तरफ रहेगा। तो हम थोड़ा सभी 2-5 का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि क्या होता है। एंड एक आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि किसी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम हो सकता है? यस भाई, हो सकता है। तो फिर वहां पर क्या करना होता है? जब n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाए, सुनिएगा, जब n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाए तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब आगे वाला नंबर देखना है। यहां पर देखिए 2p के लिए थोड़ा हम लिखते हैं, ये 2p है, देन ये 3s है, तो 2p के लिए n का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1, तो ये हुआ 3। तो ये यहां पर n का क्या वैल्यू है? 3, L का वैल्यू क्या है यहां पर? 0, तो ये भी 3 हुआ। तो 2p के लिए n प्लस l का वैल्यू क्या हुआ? 3, 3s के लिए भी 3। तो जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो हमें क्या देखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि हमें ये इस नंबर को देखना है। तो दोनों में से ये 2 है, ये 3 है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो ऑब्वियसली कि 2p अंदर की तरफ होना चाहिए, उसकी एनर्जी लो होती है, एंड 3s बाहर की तरफ है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझ गए नहीं समझ गए? ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर समझाया, थोड़ा आगे डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर समझते। देखिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन बताया आपको 1s का, तो 1s के लिए बच्चा लोग n का वैल्यू 1 रहता है, l का वैल्यू 0 रहता है, राइट, एंड n प्लस l का 1। 2s के लिए n इज इक्वल टू 2, s के लिए 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अभी जो मैंने बताया वो 2p एंड 3s में, तो 2p में 2 प्लस 1 3, यहां पर 3 प्लस 0 3, दोनों की वैल्यू सेम आ हो गई 3 3। तो देन हमें उस वक्त क्या देखना होता है? उस वक्त हमें यह देखना होता है कि ये 3 है, यहां पर n का वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो है 2p एंड 3s, 2p एंड 3s में 2p की एनर्जी कम रहती है, 3s उससे एनर्जी में ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन की तरफ से बोले तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होता है 2p मतलब लोअर एनर्जी में, एंड देन 3s में। उसके बाद देखिए सेम 3p एंड 4s में प्रॉब्लम हुआ। 3p में 3p 3 मतलब n इज इक्वल टू 3। अभी p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या है? 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहां पर 4, s के लिए 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो अगेन बाय वैल्यू क्या हो गया?
सेम सेम। तो इसके लिए फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4 बड़ा है तो ऑब्वियसली 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4s में, पहले 3p में। लेकिन अभी हमें यहां पर देखना है 4s एंड 3d वाला हमारा जो कंफ्यूजन था कि एक्चुअली हम ऑर्डर लिखे तो ऐसा होता है 3s, उसके बाद 3p आती है, उसके बाद 3d आती है, उसके बाद 4s होता है। लेकिन अरेंजमेंट कैसे होता है, तो भाई अरेंजमेंट पहले ये 3s फिलअप हो गया, 3p हो गया, उसके बाद 3d को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर कहां पर होते हैं, 4s में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो वो बिकॉज ऑफ n+l रूल। देखिए 4s का n+l का वैल्यू 4 है, लेकिन 3d के लिए देखिए n का वैल्यू 3, d के लिए जो l है उसका वैल्यू 2 होता है बच्चा लोग, 0 1 2 s p d। तो d के लिए 2, 3 + 2 = 5। तो अगर इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर कहां पर होते हैं, 4s, उसके बाद 3d। अभी बच्चे लोग अब कंफ्यूज मत होना, फिजिकली एटम के अंदर कैसा होता है। देखिए एटम के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये न्यूक्लियस समझ लीजिए, राइट। मैं आगे के ऑर्बिटल्स नहीं दिखा तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करता हूं समझाने के लिए। ये समझ लीजिए 3s है, ये 3p है, ये 3d है और ये 4s है। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चा लोग पहले समझ लीजिए कि ये s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद p में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद 3d, राइट, 3d यहां पर एम्प्टी है, खाली है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होंगे 4s में। 4s जब कंप्लीटली फिलअप, मतलब कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होता है। तो फिजिकली तो अंदर भगवान ने बनाया तो ऑर्डर ऐसा ही है कि 3n = 3, मतलब सेम। देखिए n = 3 है तो 3s 3p 3d, एंड उसके बाहर 4s रहता है, लेकिन 4s में एनर्जी कम रहती है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होते हैं 4s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं 3d में। क्या भगवान ने बनाया, देखिए। तो समझ में आ गया। तो अगर आप ऑर्डर लिख रहे हैं तो आपको ऑर्डर ये लिखना है कि 4s के बाद 3d समझना है, लेकिन फिजिकली एटम के अंदर भगवान ने तो इसी तरह से अरेंजमेंट बनाया हुआ है। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया है, इफ n+l वैल्यू इज सेम फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए n+l का वैल्यू अगर सेम आ रहा है 4 4 3 3, देन ऑर्बिटल्स विद, आपको यार ये याद रखना है, ऑर्बिटल्स विद हायर वैल्यू ऑफ n हैज अ हायर एनर्जी एज शोन इन टेबल। समझ गए कि नहीं बच्चा लोग? तो ये पूरा कंसेप्ट हमें आउफ-बाउ ने समझाया। तो आउफ-बाउ का जो प्रिंसिपल है, उसके बाद हम पाउली हुंड नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन आउफ-बाउ के प्रिंसिपल से हमें एक स्टेप यहां तक क्लियर हुआ कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्बिटल के सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। लेकिन उनके अंदर समझ लीजिए कि हमने 3p लिखा, लेकिन 3p के अंदर भी भाई है क्या, px है, py है, pz है। तो वहां पर अंदर डिटेल में और कैसे अरेंजमेंट होता है वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पाउली एंड हुंड के कंसेप्ट में, राइट बच्चा लोग। तो आई होप कि आपको ये पूरा आउफ-बाउ का कंसेप्ट परफेक्टली समझ में आ गया होगा। हमने जो भी हमारे डिफरेंट एग्जांपल से इसमें क्रिएटिविटी डाली ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, राइट। तो बच्चा लोग ये अच्छी तरह से पढ़िए एंड अच्छा सा स्कोर कीजिए। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।